नमस्कार छात्राओं। आज मैं हिंदी के प्रथम वर्ष की कक्षा में आप लोगों को बताऊंगी कि कहानी उसने कहा था श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है और गुलेरी जी का हिंदी साहित्य में क्या स्थान था और यह कहानी हिंदी साहित्य में अपना क्या महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और कहानी के बिंदुओं के आधार पर इस कहानी के बारे में हम आज अपनी इस कक्षा में बात करेंगे। सर्वप्रथम छात्राओं, आपको मैं नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूं कि आप सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें एवं अपने उद्देश्य में निरंतर सफल हुए और प्रगति की ओर अग्रसर हो। हम बात कर रहे थे उसने कहा था कहानी के बारे में। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सर्वश्रेष्ठ कहानियों में इसकी गणना की जाती है। ये कहानी 1915 में सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इसके प्रकाशन के समय ही विद्वानों ने कहा था कि यह कहानी समय से आगे की कहानी है और इस कहानी में गुरुता, महत्ता अनुपम है जो आज तक हिंदी कहानी के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाई हुई है। इसे हिंदी कहानी के विकास में हम मील का पत्थर कह सकते हैं। यह कहानी अमर कहानी है और इस कहानी की सफलता, इस कहानी की विशेषताएं और इस कहानी की अमरता के बारे में हम निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर हम इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु आता है कहानी के शीर्षक के बारे में। कहानी का शीर्षक वह केंद्र बिंदु होता है जिसका नाम पढ़कर या सुनकर पाठक उसके प्रति आकर्षित होता है। यह कहानी के मूल भाव, उद्देश्य, उसकी मार्मिक घटना आदि का द्योतक होता है। इस दृष्टि से उसने कहा था कहानी का शीर्षक सरल, संक्षिप्त, रोचक एवं बोधगम्य है। साथ ही कौतूहलवर्धक और रहस्यात्मक है। पाठक सारी कहानी पढ़े बिना इसके मर्म तक नहीं पहुंचता है। शीर्षक के प्रति पाठक के मन में प्रारंभ से ही जिज्ञासा बनी रहती है, परंतु धीरे धीरे कथा के विकास के साथ साथ अंतिम बिंदु पर लहना सिंह के स्वप्न के साथ उसे उस रहस्यपूर्ण विषय शीर्षक के चुनाव का महत्व हमें समझ में आता है। इस शीर्षक में अर्थपूर्णता है, सौदेश्यता है, वस्तु से जुड़ा हुआ है तथा मूल भाव को भी व्यंजित करता है। शीर्षक की दृष्टि से यह एक सफल, कलात्मक तथा हिंदी की अमर कहानी मानी जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे बिंदु की तरफ जिसे कथानक कहा जाता है और कथानक को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग में लहना सिंह का बचपन आता है जो अमृतसर में गुजरता है और दूसरे भाग में वह नंबर 77 सिख राइफल का जमादार है और छुट्टी से लाम पर जाते हुए सूबेदार हजारा सिंह के घर सूबेदारनी से भेंट करता है। यहाँ वह सूबेदार एवं उसके पुत्र बोधा सिंह को संरक्षित करने की भिक्षा याचना सुनकर मन ही मन संकल्प करता है और तीसरे भाग में हम देखते हैं कि वह युद्ध में वेश बदलते हुए जर्मन अफसर के षड्यंत्र से सूबेदार और उसके पुत्र की रक्षा करता है। यहाँ पर वह अपनी वीरता और विलक्षण प्रत्युत्पन्न व्यक्तित्व का परिचय देता है और उसके खुद के सीने में घाव हो जाने के बावजूद वह अस्पताल ले जाने वाली गाड़ियों में सूबेदार और बोधा सिंह को भेज देता है। यह ऐसी कल्पनामयी अचेत अवस्था में प्राण त्याग देता है कि जैसे ही वह अपने घर में अपने भाई की गोद में सिर रखकर लेटा हुआ है। यह कल्पना उसके द्वारा की जाती है। कहानी के क्रम में के अनुसार तीसरा भाग पहले एवं दूसरे भाग के मध्य में आता है। इसके अंतर्गत नायक लहना सिंह की अचेत घायल स्थिति के रूप में व्यक्त हुआ है। इसी क्रम के कारण कहानी में प्रभाव एवं कलात्मकता बढ़ जाती है। कहानी के दूसरे भाग में उसने कहा था शीर्षक के रहस्य का उद्घाटन हो जाता है। यदि वह भाग कहानी के बीच में प्रस्तुत होता तो कहानी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती और कहानी को आगे बढ़ाना कठिन हो जाता। कहानीकार ने अंतिम भाग को इस ढंग से सजाया है कि कहानी की संवेदना चरम अवस्था के उपरांत भी स्थिर बनी रहती है। पूर्व दीप्ति शैली ने उसमें 4 चांद लगा दिए हैं। घटनाओं का गुम्फन अद्भुत कौशल से परिपूर्ण है। इस प्रकार उसने कहा था
कथानक की दृष्टि से सफल और कलात्मक कहानी कही जा सकती है। इसके बाद छात्राओं, इन दो बिंदुओं के बाद पहला बिंदु शीर्षक, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी कि जब शीर्षक प्रभावी होता है और कलात्मक होता है तो पाठक स्वतः उसकी ओर आकर्षित होता है और कहानी को पढ़ने के लिए व्यग्र हो उठता है। और जब वह कहानी को पढ़ता है तो वह कहानी अपने आप में अपने सारे भावनात्मक विचारों को प्रकट कर देती है। इसलिए पहला बिंदु जो शीर्षक है वो शीर्षक प्रभावी एवं कलात्मक होना आवश्यक होता है। दूसरा हमने लिया था कथानक, जिसमें हम देखते हैं कि सारी कहानी का जो सार होता है वो व्यक्त हो जाता है। और उसने कहा था, कहानी को हमने 3 भागों में विभाजित किया था, जिसमें लहना सिंह का बचपन, उसकी युवा अवस्था और अंतिम समय का हम वर्णन देखते हैं। तीसरा बिंदु हम देखते हैं पात्रों का और चरित्र चित्रण का होता है। तो इस दृष्टि से ये कहानी अपने आप में पात्रों के साथ न्याय करती हुई दिखाई देती है। और चूंकि हिंदी की अमर कहानी के रूप में यह हिंदी साहित्य में अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाई हुई है, तो निश्चित रूप से हम देखते हैं कि यहाँ पर गुलेरी जी के द्वारा जो पात्रों की कल्पना की गई थी वो कल्पना भी निसंदेह है बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। हम देखते हैं कि कहानी जो है संक्षिप्त आकार की विधा है। हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में कहानी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इस दृष्टि से हम देखते हैं कि कहानी जो है वो संक्षिप्त आकार की विधा मानी जाती है। इसलिए उसमें पात्रों की संख्या भी सीमित होती है। पात्र जीवन के यथार्थ और आदर्श की सृष्टि करने में सक्षम होते हैं। हम इसके महत्वपूर्ण पात्रों की ओर अगर दृष्टिपात करें या विचार करें तो हम देखते हैं लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, जो सभी सिख पलटन के सिपाही और अफसर हैं। इनके अतिरिक्त लपटन के वेश में जर्मन अफसर तथा सूबेदारनी है। इस कहानी में सैनिकों के साहस और वीरता का स्पष्ट संकेत है। साथ ही साथ बोधा सिंह के चरित्र का ज्यादा विकास हमने इस कहानी में नहीं देखा है और नहीं पाया है। सूबेदार हजारा सिंह एक साहसी, ओजस्वी, उदार, वीर और स्नेहपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभर कर हमारे सामने आए हैं। छात्राओं, जब हम किसी कहानी को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कहानी के रूप में जो प्रश्न तैयार होते हैं वो प्रश्न होते हैं कि कहानी के बिंदुओं के आधार पर कहानी की समीक्षा कीजिए अथवा कहानी की विशेषताओं को बताइए, तथा साथ ही साथ विभिन्न पात्रों के चरित्रों के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो हमने देखा कि अभी हम बोधा सिंह के चरित्र के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने आप लोगों को बताया कि बोधा सिंह के चरित्र की क्या विशेषताएं थी। तो आप इस कहानी में इन बिंदुओं के आधार पर भी इन पात्रों के चरित्रों की विशेषताओं के बारे में जान सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बोधा सिंह के चरित्र का ज्यादा विकास नहीं हो पाया है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि सूबेदार हजारा सिंह जो इस कहानी के एक पात्र हैं वो किस प्रकार के व्यक्तित्व के हैं। हम उनके व्यक्तित्व पर अगर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि वे एक साहसी व्यक्ति थे, एक ओजस्वी व्यक्ति थे, उदार थे, वीर थे और स्नेहपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो ये जो निम्नांकित विशेषताएं हैं वो हम देखते हैं कि सूबेदार हजारा सिंह की थी। तो हम इसके आधार पर सूबेदार हजारा सिंह के चरित्र का वर्णन कर सकते हैं। वजीरा सिंह जो कहानी के अन्य पात्र हैं वो है वजीरा सिंह, हंसमुख और विनोदी स्वभाव का व्यक्ति है। साथ ही वह बड़ा बुद्धिमान है और मन की स्थिति को समझने में कुशल है। इस कहानी में लहना सिंह का जो चरित्र है वह सर्वोत्कृष्ट और प्रभावशाली है। लेखक ने लहना सिंह के चरित्र का क्रमिक विकास हमें दिखाया है। सर्वप्रथम उसे एक भोले भाले किशोर के रूप में चित्रित किया गया है जो अमृतसर के बाजार में चौक की एक दुकान पर एक लड़की से मिलता है। दोनों में परिचय होने के साथ आकर्षण का भाव और प्रेम का अंकुरित हो जाता है। उसके व्यक्तित्व में बड़ों के प्रति सम्मान और मर्यादा है। तभी तो सूबेदार के घर जाते समय मत्था टेकता है, कहता है वह सिपाही होने के कारण अपनी वीरता को प्रेम एवं युद्ध दोनों क्षेत्रों में दर्शाता है। वह युद्ध क्षेत्र में स्वयं घायल होते हुए भी अस्पताल न जाकर सूबेदार एवं बोधा सिंह को अस्पताल की गाड़ी में भेज देता है। सूबेदारनी का चरित्र भी अत्यंत मार्मिक और महत्वपूर्ण है।
लेखक ने उसे अलहड़ बालिका, पतिपरायण पत्नी एवं वात्सल्यमयी जननी की उत्कृष्ट भूमिका में अंकित करके नारी के पावन और उज्जवल चरित्र की महिमा से भी मंडित किया है। क्योंकि हम इस कहानी के प्रारंभ में देखते हैं कि लैला सिंह और सूबेदारनी जो बचपन में मिलते हैं और एक प्रौढ़ावस्था में जाकर के जब वह पुनः मिलते हैं तो वे दोनों ही अपने व्यक्तित्व को बड़े ही सम्मानपूर्ण तरीके से जीते हैं और अपने चरित्र के साथ में पूरी निष्ठा के साथ अपने चरित्र का निर्वाह भी करते हैं। तो हमने कहानी की विशेषता या कहानी के बिंदुओं के बारे में चर्चा की। तो छात्राओं, आज हम पात्र एवं चरित्र चित्रण तक ही अपनी इस कक्षा को सीमित रखेंगे, क्योंकि जो कुछ मैंने इसमें आप लोगों को बताया है, आप लोगों को इस कहानी को पढ़ना है और इस कहानी के बारे में जैसा मैंने समझाया है उसके अनुसार उसको समझने का प्रयास करना है। आपको जो भी समझ में नहीं आए आप पुनः मुझे अपनी कक्षा में पूछ सकते हैं। तो छात्राओं, आज हम अपनी कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद हम आगे का जो हमारा भाग होगा, आगे के जो बिंदु होंगे, वो अगली कक्षा में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तब तक आप लोग इसको सुने, समझें और इसमें जो कुछ समझ में नहीं आए उसे आप लोग मुझे वापस पूछें। नमस्कार।